आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि 6 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपको कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिलवाऊंगा जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ में डॉक्टर तरुण कुमार रलोत हैं जो बहुत ही वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, यानी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। तो हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये सर्दी का समय है और सर्दी में स्ट्रोक की विशेष परिस्थितियां रहती है। कई लोगों को सर्दी में ठिठुरन हो जाती है और काफी हाइपरटेंशन वाले जो लोग होते हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, क्या कारण है, उसके तात्कालिक जो लक्षण हैं वो क्या हो सकते हैं और क्या इमीडिएट एक्शन हमारा होना चाहिए कि जिससे हम जिसको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसका जीवन बचा सकें। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी खतरनाक परिस्थिति है जिसमें आदमी की जान भी जा सकती है और यदि तात्कालिक उपचार उसको मिल जाए, तुरंत उसको इमरजेंसी उपचार मिल जाए तो उसका जीवन भी बच जाता है और वो स्थायी रूप से अपंग होने से भी बच जाता है। तो आज हम डॉक्टर तरुण कुमार से इस विषय में बात करेंगे कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि ये ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है और इससे बचाव के लिए हम क्या तात्कालिक फर्स्ट एड वगैरह क्या कर सकते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, तो आप थोड़ा हमें हमारे दर्शकों के लिए ब्रीफ करें। नमस्कार। ब्रेन स्ट्रोक आप इसको कह सकते हैं ब्रेन अटैक। जिस प्रकार से हार्ट अटैक होता है इस प्रकार से आजकल हम ब्रेन स्ट्रोक को ब्रेन अटैक बोलते हैं। अचानक जैसे सीने में दर्द होता है और हृदय में खून की धमनी में रुकावट होती है, वैसे ब्रेन अटैक में भी ब्रेन में खून की धमनी में रुकावट होने से शरीर के अंग काम करना रुक जाते हैं। ब्रेन के किस भाग में रुकावट होती है उससे शरीर के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं एक वर्ड है फास्ट, ए फॉर फेस, मुंह का टेढ़ापन हो जाना, ए फॉर आर्म, बाजू का कमजोर हो जाना, स्पीच, आवाज का तुतलापन आ जाना, बैलेंस का गड़बड़ाना, ये सारे लक्षण ब्रेन स्ट्रोक के होते हैं। कारण जैसा कि मैंने बताया कि खून की जो धमनी होती है आर्टरी, उसमें रुकावट होने से हो जाता है या रिसाव भी हो सकता है ब्लड। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ब्रेन स्ट्रोक 2 प्रकार का होता है, एक रिसाव वाला जिसको अपन ब्रेन हेमरेज बोलते हैं और एक जिसमें थक्का जम जाता है जिसको अपन इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, लकवा वाला। जी। तो जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है ब्रेन हेमरेज, उसमें नस फट जाती है या खून निकलता है जो कि एकदम बीपी बढ़ने से होता है। सर्दी में कई बार बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने से ब्रेन हेमरेज के केसेस थोड़े ज़्यादा आते हैं और धमनी में रुकावट भी सर्दी में क्योंकि शिथिलता आती है बॉडी में तो इस्केमिक स्ट्रोक के भी ज़्यादा आते हैं। क्लोट ज़्यादा जम जाता है। बिल्कुल, क्लोट जैसे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, एक तरह से घी जैसा, तेल जैसा, तो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, खून जम जाता है। तो इसमें तुरंत व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुरंत एकदम जैसे उसको लगा कि भाई थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो रहा है या बोलने में लड़खड़ा रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके कारण लगता है कि कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है, तो तत्काल व्यक्ति को क्या करना चाहिए और उसके अटेंडेंट को क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि मुंह टेढ़ा हो रहा है बोलने में, तो मतलब लक्षण पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको डाउट लगे कि स्ट्रोक हो सकता है, नजदीक के अस्पताल जहां पे सीटी स्कैन हो वहां तुरंत बिना समय गवाए जाना चाहिए, क्योंकि सीटी स्कैन मुश्किल से 1-2 मिनट में हो जाता है। तो अगर 10-15 मिनट में भी सीटी स्कैन हो जाता है तो सीटी स्कैन से जो ब्रेन हेमरेज है वो रूल आउट हो जाता है कि नस फटी नहीं है, इसका मतलब नस में ब्लॉक हुआ है। तो क्लोट डिजोल्व के इंजेक्शन आजकल सभी अस्पतालों में अवेलेबल होते हैं जी। और उससे इमीडिएटली अगर 4.5 घंटे के अंदर क्लोट डिजोल्व का इंजेक्शन लग जाता है तो मरीज का जो लकवा होता है वो रिवर्स हो जाता है, बच जाता है वो तुरंत। वैसे मरीज को तुरंत एक बार सुला करके उसके कपड़े वपड़े लूज कर देना चाहिए। जी हाँ, घर पे प्राइमरी एड के मामले में मरीज को लिटाना चाहिए,
हवा लगनी चाहिए, उसकी अगर बीपी मॉनिटर कर सके तो कोई बीपी नापना चाहिए और फिर सीटी स्कैन कराने के लिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लें और टाइमिंग नोट कर लें, क्योंकि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि टाइम नोट करें, ताकि डॉक्टर को बता सकें कि साहब इस समय में हमने ये लक्षण देखा, ताकि तत्काल और थोड़ा सा ये आपने बिल्कुल सही बात बोली जी। कि कब मरीज नॉर्मल था वो टाइम नोट हो जाए। और हथेली वथेली और पाँव के तलवे वगैरह में हल्की सी मसाज वगैरह कर हाँ, लें। ये जनरल जैसे पार्ट जब है, तक एम्बुलेंस नहीं आए, जब तक एम्बुलेंस आए तब तक थोड़ा सा प्राइमरी ट्रीटमेंट कर ले, कुछ उसको गर्मा गर्म पिला जी दे। हाँ बिल्कुल, टाइट गारमेंट से तो लूज कर लें, गर्माहट के लिए मसाज कर लें। अगर कॉन्शियस नहीं है तो पिलाने की कोशिश नहीं करें। हाँ, नहीं कॉन्शियस है हाँ, तो आप दे सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं उसको थोड़ा सा गर्मा गर्म, बिल्कुल। ताकि उसको थोड़ा सा जान आए और हाँ, थोड़ा थोड़ी। सा ठंडक, या फिर उसको यदि हाइपरटेंशन के कारण है तो थोड़ा दही वगैरह या कुछ इस तरह की हाँ चीजें दे दें। सकते हैं। और खासकर डायबिटीज, शुगर जरूर अगर घर में कोई चेक करने का है तो लें, क्योंकि पसीना हो रहा है तो, नहीं तो शुगर लो सस्पेक्ट करके एक बार कुछ खिला दे। जी जी जी, क्योंकि डायबिटीज वाले को भी ये हाइपोग्लाइसीमिया स्ट्रोक जैसे ही मैनिफेस्ट करता है। जी। तो अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट है और चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी आ गई है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, तुतलापन आ रहा है, तो एक बार तो उसको शुगर अगर चेक हो जाए तो कर ले, नहीं तो कुछ खिला दे। उदयपुर के सबसे बड़े अस्पताल RNT मेडिकल कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में, और वहीं पर आप जो न्यूरो पेशेंट्स आते हैं उनको देखते हैं। और यहाँ सेक्टर 6 में हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही आप रहते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले आपसे मिला जाए और इसके विषय में बात की जाए। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि और वो क्या कर सकते हैं, या इसके लिए तत्काल क्या और उपाय हो। देखिए, स्ट्रोक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रीटमेंट और बचाव तो जैसा घर में न हो, इसके लिए अपने जो बीपी शुगर की रेगुलर दवाएं लेनी है। टोबैको एक तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिससे दूरी बनाए रखना। 3 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है बीपी, जिसका कंट्रोल हमेशा रखना चाहिए। व्यायाम अक्सर करें, रेगुलर आपको 2-3 किलोमीटर का व्यायाम, आधे घंटे का मिनिमम व्यायाम जो रिकमेंडेड है डेली, वो जरूर आपको करना चाहिए। शुगर का कंट्रोल करना चाहिए, वजन ज्यादा ना बढ़ाएं, मोटापा ज्यादा ना बढ़ाएं, बिल्कुल ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए। ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए। जी हाँ, और हंसते खेलते और हंसना चाहिए। जितना ज्यादा आप मुस्कुराएंगे, जितना ज्यादा आप खुश मिजाज रहेंगे, उतना आप सुखी रहेंगे। और ऐसे लोग जो खुश मिजाज रहते हैं उनको पार्किंसंस भी नहीं होता। पार्किंसंस भी इसलिए होता है कि आदमी बहुत सेडेशन में रहता है, या बहुत टेंशन में रहता है, बहुत तनाव में रहता है। तो हैप्पी हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत है, और हैप्पी हार्मोन के लिए केला बहुत अच्छी चीज है, हैप्पी हार्मोन के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी चीज है। तो उनका भी सेवन करें, रेगुलर अपनी डाइट में रखें। और बाकी डॉक्टर साहब से आप जो भी मिलना चाहें कभी भी, तो डॉक्टर साहब से आराम से मिल सकते हैं, अपने उपचार के विषय में बात कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत मिलनसार और बहुत अच्छा व्यवहार है और काफी अच्छी रेपुटेशन है, तो आप जरूर इनकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम और आगे अगले वीडियो में और भी कुछ बातें कर सकेंगे, अलग अलग स्वास्थ्य चर्चाएं कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।